मैंने मेनू देखा, मैं सोच रहा था क्या बताऊं इनको कि ये बता दूं कि भाई मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। करेक्ट। मतलब, तो मुझे एक बंदा मिला वहां पे जो देसी लग रहा था, तो मैंने बोला कि भाई क्या आप इंडिया से? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनको साफ साफ बताया कि भैया मैं हाँ। पहली बार आया हूँ, इसमें इतनी सारी दिख रही है और मुझे पता नहीं क्या लेना है। इनको ये बता दो कि कोल्ड कॉफी, या मुझे बता दो कि इसमें से कोल्ड कॉफी कौन सी है। ये हमारे फाजिल दोस्त हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़े थे, हमारे जूनियर हैं, और इतने सारे वर्षों से हमारा कनेक्शन बना रहा है। और हिंदी में कहते हैं ना, वो काफ़ी एक उद्यमी है। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर हैं। व्यवसाय से स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी जर्नी, और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने कॉफ़ी का बिजनेस भी शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात जो उनमें और मुझ में थोड़ा बहुत मैं कहूँगा समान है और कॉमन है, कि संगीत के प्रति रुचि, और उन्होंने उस चीज़ में भी आ, कुछ आगे कदम बढ़ाए हैं और बहुत ही सुंदर गाने भी बनाए हैं। उसके बारे में और सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि सब एक साथ मिलके रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया आजकल के ज़माने में। अगर एक बड़े बड़े परिवार को एक दूसरे के साथ इकट्ठा जीना आ जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और कोई नहीं है। कि कुछ बड़ा करेंगे, उसके इंतज़ार में कभी हम छोटा भी नहीं कर पाते। करेक्ट। तो वेरी करेक्ट। तो उस चक्कर में कहते हैं ना कि जैसे बहुत बड़े एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉनी वॉकर, जो कहते हैं हम्म। जैसी भी यात्रा हो बस चलते चलिए। चलते चलिए। तो बस, तो वही है, बस चल रहे हैं। तो उस हिसाब से जब आपसे पूछा जाए म्यूजिक और संगीत, जो आपने बोला कि भाई हम काफी समय से सोच रहे थे, इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ कि जो आप बिलीव करते हो दिखाओ, और जो लोग कहते हैं दिखावा है उनको सोच बोलने दो जो बोल रहा है। क्योंकि आप नहीं जानते, कई बार आप कुछ लोगों को एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हो। और ये छोटी छोटी चीज़, मेरे पास अभी बहुत सारी कहानियाँ हो गई हैं। मैं कुछ भी करता हूँ, अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारी वजह से ये हुआ, ओ उस इंटरव्यू, पता है तुमने वो इमिग्रेशन वाला एक पॉडकास्ट किया तो उसकी वजह से मैंने एक बंदे को बोला, अब वो उस अटॉर्नी से बात कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये सब? थोड़ा गाने के बारे में बताइए। तो आपके आपने कितने रिलीज हो चुके हैं? तो ऐसा कोई पॉइंट आया था कि नहीं बस बहुत हो गया, सोचना बहुत हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो गया, ये सब अब मुझे करना है? अगर किसी को कोबीज की कॉफ़ी पीनी है हम्म। तो वो कहाँ जाए? अभी आप किस शहर में हैं, कितनी ब्रांच है और कौन सी जगह पे है? Let's talk. Let's talk. Let's talk. Let's talk. ओके, नमस्कार दोस्तों। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि भाई ये बंदा यहाँ पे स्क्रीन के सामने हिंदी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये तो काफ़ी एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हम आपको थोड़ा सा परिचय दे दें तो सौरभ गुप्ता नाम है हमारा। और इस समय आई थिंक 10 सालों से और 10 वर्षों से, और मैं थोड़ा हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि समय के साथ हिंदी की जो वोकेबलरी है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इतनी कूट कूट के पढ़ाई गई है कि अभी भी नसों में दौड़ रही है। तो इसीलिए बोलने की कोशिश करूंगा। और कुछ भी गलती होगी, एक बार बता देता हूँ, अगर मैंने कुछ भी गलती करी यहाँ पे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया ये तुमने गलत बोला, ये बोल सकते थे। इससे मैं समझ जाऊंगा। तो सबसे पहले, अंग्रेजी में एक पॉडकास्ट है मेरा जिसका नाम लेट्स टॉक, जैसे टिकटॉक का टॉक और लेट्स टॉक। तो अगर आप अंग्रेजी में मुझे सुनना चाहेंगे तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या थोड़े बहुत वहाँ के इंटरव्यूज, आई थिंक अराउंड पूरे दो दो सालों से मैं वहाँ पे पॉडकास्ट में अलग अलग गेस्ट और अतिथि जो कहते हैं उनको बुलाया है, और थोड़ा वार्तालाप किया हुआ है। जहाँ तक कि हिंदी की बात है, काफ़ी समय से मैं ये सोच रहा था, और मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे सलाह दी, जिसमें से एक दोस्त आज हमारे सामने भी है यहाँ पे, जिनसे उनसे काफ़ी बात करेंगे। और मैंने सोचा चलो आज 2025 अभी शुरू ही हुआ है तो ज़रा आगाज़ करें
और देखते हैं, और अगर आपको पसंद आता है जैसा मैं बोल रहा हूँ, और अगर इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस और वार्तालाप अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपने गेस्ट के बारे में। ये हमारे फाजिल दोस्त हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़े थे, हमारे जूनियर हैं, और इतने सारे वर्षों से हमारा कनेक्शन बना रहा है। और हिंदी में कहते हैं ना, वो काफ़ी एक उद्यमी है। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर हैं। उनका जितना, और आगे अगर मैंने कुछ भी गलती करी तो वो मुझे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितना मुझे पता है, वो एक अपने आई थिंक पारिवारिक व्यवसाय से स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी जर्नी, और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने कॉफ़ी का बिजनेस भी शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात जो उनमें और मुझ में थोड़ा बहुत मैं कहूँगा समान है और कॉमन है, कि संगीत के प्रति रुचि, और उन्होंने उस चीज़ में भी आ, कुछ आगे कदम बढ़ाए हैं और बहुत ही सुंदर गाने भी बनाए हैं। उसके बारे में और सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मनन चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये नहीं पता इस पॉडकास्ट का नाम क्या है, क्या वो रही वही गाना रहेगा, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है और थैंक धन्यवाद यू, थैंक यू। पुश करने के लिए कि हाँ, कुछ हिंदी में भी हम कुछ बातें करें यहाँ पे। हाँ, मैं पता है आपको हिंदी का सुझाव तो दे दिया था, लेकिन अब आपको बोलते देख के मैं डर रहा हूँ कि इतनी तो मेरे को भी नहीं आती। वो तो मैं कोशिश करूंगा, जितने भी मुझे वोकेबलरी के खोद खोद के जो शब्द शब्द और उनका सही उच्चारण वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका में रहने के बाद लगभग 100% और 100% टाइम तो अंग्रेजी में ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन अभी जब बोल रहा हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें निकल के आ रही है, इसका मतलब कहीं तो दबी हुई हैं। तो हाँ। देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात तो चलती रहेगी। मनन, आप अपने बारे में बताइए, अपने व्यक्तिगत जीवन या पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आप कौन हैं, और हम थोड़ा बहुत, जिससे भी हम फिर उसके बाद आपके बारे में और आपके जीवन और उसके पीछे जो भी आपने प्रयास किए उसके बारे में बताएंगे। यार, मैंने ना पॉडकास्ट पहले भी करे हैं, इंटरव्यूज पहले भी दिए, और मेरे को जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है ना, वो यही है। जब कोई पूछ लेता है कि आप कौन हैं, तो इस बात पे गालिब का शेर था ना, हाँ। जिसमें वो कहता है कि अब तुम्हें क्या बतलाएंगे हम कौन है। तो हमारे साथ वही वाला हाल है कि अपने आप के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है, बट हाँ, कहानी सुना सकते हैं कॉलेज के दिनों से। हाँ। तो जैसे, तो आप और मैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपका जूनियर था, और हमारा हम्म। मिलना जो है कॉलेज के बैंड की वजह से हुआ था। हम्म। और जो हमारी बॉन्डिंग है, वो इसलिए हुई थी क्योंकि मैं जब कॉलेज के बैंड में नया नया आया था, तो मेरे को कोई बैंड में रोल नहीं मिला था, हम्म। और मैं सिर्फ वहां आता था, सबको सुनता था, सामान समेटता था और चले जाता था। और आप और राम भैया दो जने थे, पहले दो शख्स जिन्होंने मेरे पे तरस खा के मेरे साथ बैठ के समय बिताना शुरू किया था। एंड तो कॉलेज, तो खैर सबका साथ ही बीता। कॉलेज के बाद ये हुआ कि मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, अपने फादर को ज्वाइन किया, एंड अपनी फैक्ट्री चलाई। और लगभग कोई 15-16 साल फैक्ट्री चलाने के बाद, वो जो म्यूजिक वाला अंदर मनन बैठा था, वो पता नहीं कहीं से फिर जाग उठा। हम्म। एंड 36 की एज में, 36 की उम्र में, मैंने वापस म्यूजिक में पहल करी, एंड बतौर एक सिंगर सॉन्ग राइटर काम शुरू किया। गाने भी रिलीज करे, स्टूडियो में भी काम किया, बॉम्बे में भी काम किया, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के साथ काम करने को भी मिला। और वो काम करके ना, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि लाइफ में जो एक गैप था ना इतने समय से, क्योंकि बिजनेस लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। हम्म। वो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मेटिकुलस वैसी चलती है। और जब आप अंदर से एक आर्टिस्ट या एक कोर में क्रिएटिव इंसान होते हो ना, तो कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन आपकी फितरत होता है। कहीं हम्म। ना कहीं आपको ना वो एक नीड होती है कि मैं घड़ी देख के ना जागता हूँ, ना घड़ी देख के सोता हूँ। और सिर्फ सोने जागने तक लिमिटेड नहीं है, बट आई थिंक ओवरऑल एक लाइफस्टाइल जो है एक क्रिएटिव इंसान का बड़ा डिफरेंट डिमांड क्रिएट करता है लाइफ में। तो जब मैं म्यूजिक में आया, मेरे को इंस्टेंटली यही बात रियलाइज हुई कि अरे यही हूं मैं, कि यही ढूंढ रहा था मैं, इसी चीज की कमी थी। म्यूजिक करते करते कॉफी से रिलेटेड एक आइडिया काफी टाइम से जहन में था। एंड इनफैक्ट जब मैं कॉलेज भी छोड़ के जब कॉलेज पूरा हो गया था और कॉलेज से वापसी आ रहा था, तो आपको याद होगा पूना में एक रेस्टोरेंट होता था,
आइनॉक्स थिएटर के पास में फ्लैग्स, हम्म है ना? तो वो हाँ मैं आने से कुछ दिन पहले फ्लैग्स के ओनर से मिलकर आया था, एंड मेरे को उनका नाम याद है, हिरेन कारिया, एंड वो बॉम्बे से मेरे से मिलने आए थे। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनको ये आइडिया प्रपोज किया जी कि मैं ये फ्लैग्स वाला जो रेस्टोरेंट है ना, ये दिल्ली में खोलना चाहता हूँ, पर मेरे पास ना पैसे ऐसे नहीं है। हम्म, तो उन्होंने मेरे साथ कोई 1.5-2 घंटा समय बिताया, एंड उन्होंने कहा ठीक है, पार्टनरशिप करते हैं। शुरुआत ही करी कि तो पैसे नहीं है, वो मान भी हाँ, गया तो कहा कि इस लड़के में कुछ तो चेहरे पे और आंखों में जोश, कुछ अब करके देखो, दम मैंने निकाल। उनसे ये बात भी पूछी थी। मैं हाँ कहा आप एक 19-20 साल का था, 21 साल का था शायद, मैंने कहा यार एक 21 साल का लड़का जो आते ही आपको कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, आपको उस पर भरोसा कैसे हो रहा है? तो हाँ मेरे को ना बड़ी क्रिप्टिकली उन्होंने एक बात बोली थी हिरेन ने कि नहीं यार, इतनी जिंदगी तो जी ली है कि बंदा देख के नाप लेते हैं। वो उस बात के मायने ना कहीं अब समझ आते हैं कि हाँ वाकई, मतलब जरूरी नहीं होता कि किसी ने आपको पुख्ता सबूत ही देना है अपनी ईमानदारी का और अपनी मेहनत का। हम्म एंड खैर उम्र के साथ कई बातें और भी समझ आती हैं, उनमें से एक ये भी है। तो पहला आइडिया रेस्टोरेंट खोलने का था, लेकिन जब मैं वापस आया दिल्ली तो पिताजी से बात हुई, कोई फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट था उनके माइंड में जो वो करना चाह रहे थे और मेरी वेट कर रहे थे। तो मेरे को लगा नहीं यार, ये ज्यादा बढ़िया है, पिताजी के साथ काम करेंगे, मजा आएगा। और मैं बड़ा वेट कर रहा था दिल्ली आने का वापस, कि पापा के साथ काम करूंगा। एंड फॉर्चुनेटली वो मौका मिला, फैक्ट्री लगाई, इतने समय चलाई। तो जब मैं म्यूजिक कर रहा था उसके बीच कहीं ना कहीं ये कॉफी का एक आइडिया माइंड में पिछले 5-6 साल 7 साल से अटका हुआ था। और अमूमन मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मेरे को कोई बिजनेस का आइडिया आता था तो मैं देखता था 2 नहीं तो 3 साल में मार्केट में कोई ना कोई उस आइडिया को ले आता था, उस कॉन्सेप्ट को ले आता था। हम्म आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज से आया था तो वन ऑफ द बिजनेस आइडियाज आई हैड वाज कि जो आज हम जैसा नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, वेरी हम्म, सिमिलर टू दैट। आपको याद है कॉलेज के दिनों में हम पिक्चरें हार्ड ड्राइव के अंदर डाउनलोड करके शेयर करते थे, गाने MP3 शेयर करते थे। हाँ हम्म, तो मेरे को ना उस वक्त लगता था पूना वाले फ्लैट में बैठ के कि यार अगर कोई सेंट्रल सिस्टम हो जिसमें सबकी तार लगी हो और सब अपनी चॉइस की वहां से डाउनलोड कर लें, या हार्ड ड्राइव बांटने बटाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, महीने का 100-200 रुपए किराया ले लेंगे, और जो देगा उसकी तार जोड़ देंगे, जो नहीं देगा उसकी तार बढ़िया निकाल देंगे। दिमाग। अब यार जो कह लो। तो वहां से जब मैं वापस आया दिल्ली हाँ, तो उस वक्त टाटा स्काई ने मूवीज ऑन डिमांड करके एक फीचर ऑन कर दिया था कि जी आप 49 रुपीज दो और अपनी पिक्चर अपनी चॉइस से बिना ऐड के लगा के देखो। तो मैं आया, मैंने ये देखा, मैं कहा ला यार गया, आइडिया जो आया था ये तो किसी ने कर दिया, अब मेरा वाला नहीं चलेगा। फिर आगे चल के कोई एक आइडिया आया जो आज जैसा ये ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट वाले जो मॉडल्स हैं, क्विक डिलीवरी वाले मॉडल्स हैं, वैसा कुछ आया था। तो ऑलवेज जो आइडिया आता था आ जाता, मार्केट में जल्दी आ जाता था। ये कॉफी से रिलेटेड जो मैं सोच रहा था, वो मैं आई ऑब्जर्व कि 7 साल हो गए किसी ने किया नहीं। तो मैं फिर जब उस बिजनेस मॉडल को देखने लगा तो मेरे को गैप रियलाइज हुआ कि क्यों नहीं आया। फिर उस आइडिया को इवॉल्व करते 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 फाइनली ये जो कोबीज जैसा हम आज देखते हैं, जो अब हमने बना भी लिया है, वो आइडिया कंप्लीट हो गया। एंड जब वो आइडिया कंप्लीट हुआ तो देन आई फेल्ट कि यार देखो, ठीक है मैं क्रिएटिव इंसान हूँ, बट कहीं ना कहीं वो जो 15-16 साल की मुशक्कत है, फैक्ट्री जाने का डिसिप्लिन, बिजनेस करने का डिसिप्लिन, वो कहीं ना कहीं लाइफ में वापस मिस हो रहा है। तो ये काम दोनों साइड बाय साइड करने पड़ेंगे। और तब फिर हमने 2023 में अप्रैल में अपनी कंपनी बनाई जिसमें हमने ये कोबीज के कैफेज बनाने शुरू करे। हम्म, और कोबीज और म्यूजिक, अब ये दोनों जर्नीज साइड बाय साइड चलती रहती है। और कोबीज, यस, कोबीज पहली प्रायोरिटी है, ज्यादातर समय कोबीज में ही लगता है। मगर अब जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं गोल्फ खेलने नहीं जाता, तो अब हम्म, मैं स्टूडियो चला जाता हूँ। तो ये हुआ। और आई थिंक जो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इन रियलाइजिंग कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ लाइफ में, वो ये था कि जब थोड़ी सी जिंदगी में उदासी आई ना, तो मैं एक पियानो खरीद लाया, सेकेंड हैंड पियानो था। और शुरू से एक वो ड्रीम था कि जैसे लोगों का होता है ना, मेरे को फरारी लेनी है, रोल्स रॉयस लेनी है, मेरे को था कि मेरे को पियानो लेना है। तो वो जब पियानो आया और मैंने बजाया और बजाता रहा बजाता रहा बजाता रहा, तो वहां से समझ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी कि ये दिस वाज व्हाट वाज मिसिंग इन लाइफ। कि अपने हम्म, दिल की जो नहीं सुन रहे थे ना, ये सारी गलती वहीं हो रही थी।
और इसलिए आपका दिल अपने आप से नाराज बैठा हुआ था। नाराज बैठा है। तो बहुत बढ़िया। हमारा परिचय इतना सही है कि हम वो बंदे हैं जो भूले भटके अपने दिल की सुनना सीख गए हैं। ये भी आई थिंक जीवन में हम देखते हैं कि एक तरह से लोग कहते हैं कि हर चीज़ का एक ढांचा होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। बट दूसरी साइड ये भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप हर चीज़ एक डब्बे में, एक बॉक्स में सोचेंगे, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग या आर्टिस्टिक स्किल्स जो कहते हैं वो कैसे आएगी। तो हम्म। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मे बी हम लोग पीछे जाएं और आपका ज़िंदगी सफ़र के समय, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जब समझ सकते हो कि भाई ये जो आपका सफ़र था कैसे गया है, तो जो भी यहाँ सुन रहा है या देख रहा है वो अगर उस चीज़ को रिलेट कर सकता है तो वो अपने सॉल्यूशंस खुद निकाल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये बिजनेस माइंड था या व्यवसाय हम्म। की तरफ रुझान जो कहते हैं, तो वो आपके पिताजी के थ्रू आया है क्या, आपके फादर की वजह से आया कि कैसे? क्योंकि जब मैं था 19-20 साल का, तो जो आप कह रहे हो कि अरे मैं उनसे मिला और ये किया और आपने ये बिजनेस शुरू करते हैं, मैं तो ये सोचता था परसों हम कहाँ पे जाएंगे, क्या घूमने जाएंगे, क्या खाएंगे, और मेरी तो सोच वहीं तक थी। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से ही आपका कुछ तो था जो कीड़ा। तो ये कैसे आपके पिताजी के थ्रू आया, थोड़ा एक्सपोजर मिला कि क्या? देखो, फैमिली, बिजनेस फैमिली में होने का ये फर्क तो होता है कि डिनर टेबल पे बिजनेस की डिस्कशंस होती ही हैं। होते हैं। हम्म। और क्या होने लग गया था कि आई थिंक जब मैं 16 का था या 17 का था, मेरे को वो डे क्लियरली याद है। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना था और मेरे फादर के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, उनका नाम प्रदीप शर्मा है, वो घर आए हुए थे। तो वो और पापा ये डिस्कशन कर रहे थे। हम्म। बाई चांस मैं बैठा सुन रहा था। तो उन्होंने मेरे पापा को ये पूछा कि मनन की क्या राय है। और मैं 2 मिनट हैरान हो गया। मैं कहा ये हैरान मेरी हो राय गया। क्यों मांग रहे हैं, इतना हाँ। बड़ा तो मैं नहीं हूं। और पापा ने फिर ये बोला कि हाँ, मैंने इससे पूछा नहीं, हाँ भाई तेरी क्या राय है। तो मैंने अपना जो भी प्रस्ताव था रखा, सही था गलत था मुझे याद नहीं। मगर उस दिन से मेरे को समझ आ गया कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ और इस फैमिली की जो भी बातें हैं, चर्चाएं हैं, अब उन पे मेरे को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पिताजी को अगर कोई सवाल है या कोई सपोर्ट चाहिए या कोई ओपिनियन चाहिए, तो उनका सबसे क्लोज और ट्रस्टेड आदमी मैं ही हूँ। एंड आई थिंक हम्म। वहां से ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, जहां पे मैं बिजनेस की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट तो शायद नहीं करता था, बट उन डिस्कशंस को ऑब्जर्व करने लग गया। दादाजी पापा जब ये बात करते थे तो एक्टिवली उन कॉन्वर्सेशंस को सुनता था। हम्म। जब कॉलेज में आया तो ये बात आपको भी नहीं पता कॉलेज के बारे में। कॉलेज के पीछे बैक मार्केट होती थी, याद है आपको? हाँ। वहां पे चाइनीज के ठेले होते थे, हाँ। हाँ। राइट? हाँ। उसमें से एक ठेला मैंने लगाया था। क्या सो बात कर मेरा, रहे हो? अच्छा। हाँ, मेरा एक दोस्त होता था। हाँ। तो उस वक्त हमारे कॉलेज का, मैं पॉडकास्ट पे तो नहीं बोलूंगा कि हमने वो पैसा कमाया कैसे, बट हाँ। आप हाँ। समझ सकते हो कि हमने कैसे हाँ। कमाया था। तो हम्म। बट ऐसा कोई अनएथिकल नहीं था। बट हमने, हम्म। आप मानो, 20,000 रुपए कुछ अपने हम्म। पास जोड़ लिए, दोनों दोस्तों ने मिलके। ये 20,000 रुपए लेके हमने एक चाइनीज का कुक पकड़ा, हम्म। उसके साथ एक छोटू पकड़ा, उसको बर्तन लेके दिए, रेडी लेके दी और रेडी लगा दी बैक मार्केट में। अब हम रोज जाते और उससे गल्ले पे पैसे गिनते और घर ले आते। कोई, आप मानो, 3 महीने के अंदर वो 20,000 या 24,000 रुपए हमने शायद लगाए थे, वो पैसे हमारे पास वापस आ गए कमाई से। वो जो अपना लड़का रखा था वो खुद ही अपना सामान खरीदता, खुद ही अपना कढ़ाई में चाइनीज बनाता, खिलाता सबको। ये जब 24,000 रुपये वापस आ गए, 2-4 दिन बाद हम गए तो वहां पे बंदा ही गायब। वो रेडी भी गॉन, सामान भी गॉन, बंदा भी गॉन। अब उस भले मानस की ये इतनी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि जितने पैसे हमसे लिए थे उतने हमें देकर गया। तो एक्सपीरियंस लेके पूरा सामान लेके उड़ गया पूरा। अच्छा। सामान लेके उड़ गया। तो 2-2.5 महीने हमने ये भी किया। तो मेरे को ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई थी कि मेरे को बिजनेस करना है। एंड आई हम्म। थिंक ऑलमोस्ट रख लिया। ऑलमोस्ट इंटायर लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मैं और मेरे 2 दोस्त, हम एक्टिवली बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते थे। हम्म। एक्टिवली कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और कैसे हो सकता है। हाँ,
जब हम कॉलेज में थे, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में ये स्टार्टअप कल्चर और ये फंडिंग ये सारा कुछ आया नहीं नहीं था। था। अगर नहीं। शायद आया होता या हमारे कॉलेज में उस टाइम पे स्टूडेंट्स को इस तरफ बढ़ावा दिया देने की सोच रखी होती कॉलेज ने, तो शायद हम लोग उस टाइम पे कोई स्टार्टअप भी करते। और चांसेस तो ये हैं कि हम ड्रॉप आउट ही कर जाते फोर्थ ईयर से, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल थी। एंड तो हाँ, ये देखो, घर वालों की भी देन है और कुछ एक अपनी फितरत भी होती है। आपके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है ना, वो हम्म। अपने आप आपको सही दिशा में खींच के ले जाता है। तो एक अट्रैक्शन भी था वैल्यू क्रिएशन का और अपने लिए भी वैल्यू क्रिएशन करने का। तो आई थिंक ये वहीं से ही आया है। वहीं से आया है। बहुत अच्छी बात कही। इससे एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि हाँ, थोड़ा एक्सपोजर मिलता है तो आपकी सोच बनती है, उस सोच के हिसाब से आप अपना राह बनाते हैं। देखो, तो मौका ही आदमी को हम्म, बदलता है। लोग अमूमन कहते हम्म, हैं कि हम्म, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। यस, किस्मत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन किस्मत का काम सिर्फ इतना है कि वो ला के आपके सामने मौका खड़ा कर देती है। उस मौके पे खरा उतरना ये आपका वो जिम्मा तो है। आप पे है। हाँ, सही बात है। हाँ। अगर आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है तो कोई किस्मत भी क्या करेगी। तो कौन है आपके घर में? कौन कौन है आपके घर में? सो मम्मी पापा हैं, हम्म। मैं, मेरी वाइफ, मेरे दो बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है। मेरा छोटा ब्रदर, उसकी वाइफ और उसकी दो बेटियां हैं। अच्छा, तो आप लोग सब हम्म, साथ में रहते हैं, अलग सब रहते हैं इकट्ठे वहाँ रहते हैं। दिल्ली? अच्छा, सो इकट्ठे। हमारा गुड़गांव में घर है। हम हम्म, सबके एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं। हम्म। रोज रात को खाना पीना इकट्ठे होता है। रोज सुबह अखबार और चाय पिताजी के साथ होती है। ये तो बहुत बढ़िया है। ये आजकल देखने को नहीं मिलता है। क्या लगता या है ऐसा क्यों है? ये समय बदल गया है कि आई मीन, आपकी क्या राय है, व्यक्तिगत राय इसमें, कि सब एक साथ मिलके रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया आजकल के ज़माने में? देखो, मुश्किल क्यों हो गया है, अगर इस बात का मैं जवाब दूंगा तो मैं समाज पे टिप्पणी कर रहा हूँ। हम्म, उतना भी ज्ञानी नहीं हूं कि समाज को पूरी तरीके से समझ पाऊं, मगर हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं और सबके लिए शायद ये प्रे करता हूं कि हम्म, अगर एक बड़े बड़े परिवार को एक दूसरे के साथ इकट्ठा जीना आ जाए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और कोई नहीं है। अगर एक बड़ा परिवार एक दूसरे के साथ कैसे रहना है सुख शांति में, ये फिगर आउट कर लेता है, तो दे आर वेरी वेरी लकी। बड़े कम लोगों को, बड़े कम परिवारों को आज के ज़माने में ये सिफत नसीब होती है। तो जिन जिन को है, बॉस, उससे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। नहीं, वो मैं थोड़ा बहुत तो मेरा भी चख चुका हूँ आपके परिवार का। याद होगा बहुत साल पहले, हम्म। मैं और हमारे जो कॉमन मित्र हैं श्री राम, लोग गए थे वहाँ पे, और आई थिंक बॉन फायर हुआ था। गार्डन में घर बॉन तक फायर में करी था। थी हमने। हाँ, गाने वाने गाए थे, और गाने वाने गए थे। अंकल भी थे। तो हाँ। वो थोड़ा, हम लोग वो एक्सपीरियंस मिला, तो वो तो अच्छी बात कह रहे हैं। और आई थिंक इसमें ये भी है कि अगर, और इससे आपके सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम्म, आपने पूछा था कि ये बिजनेस पिताजी से मिला है कि नहीं मिला। हम्म, तो बिजनेस इंटेलेक्ट उनसे मिला है कि नहीं मिला पता नहीं, लेकिन ये जो म्यूजिक का जो हम्म। प्रेम है वो उनसे आया है। म्यूजिक तो खून से आता है, आई थिंक, मुझे लगता है, खून। क्योंकि जो समझ होती है वो बिना कोई समझाए आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ तो आपका इनहेरेंटली कुछ तो अंदर से आता है। उसके बाद हाँ। आपको उसको कहते हैं ना कि प्रॉपर तराशना पड़ता है। तो इसमें चलिए। एक, हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए। तो इसमें ना ये बात जो आप कर रहे हो कि हम्म, इंट्यूशन को आपकी बात समझ आने लगती है, राइट। हाँ। इंट्यूटिवली आप इस चीज में पड़ जाते हो। तो हम्म, मेरे साथ क्या था, जब मैं फैक्ट्री चलाता था ना, तो मेरा लॉजिकल माइंड बहुत यूज होता था। हम्म, बहुत ज्यादा यूज होता था, मतलब मेरे को मेहनत करनी पड़ती थी, सोचना पड़ता था, समझना पड़ता था, तब जाके मैं किसी चीज का निचोड़ या सोल्यूशन निकाल पाता था। मैं जब म्यूजिक में आया और जब मैं कॉफी के बिजनेस में आया, तो हम्म, सबसे बढ़िया बात जो मेरे साथ हुई वो ये हुआ कि मुझे कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ रहा। हम्म। मेरी इंट्यूशन मेरे को इतना करेक्ट गाइड कर रही है, या मेरी इंट्यूशन मेरे इतने सवालों के जवाब मेरे को दे देती है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन मैं बैलेंस में आ गया हूँ हम्म, प्रकृति के साथ। और हाँ, सो म्यूजिक एग्जैक्टली वही है। वो कहीं ना कहीं से आता है, और आपको वो जो इंट्यूशन है वो गॉड गिफ्टेड जरूर है कि आपको म्यूजिक से प्रेम है इस कदर कि आप उसको समझ भी पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब म्यूजिक और संगीत के बारे में इतना हो ही गया है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
वो तो आप हम्म। समझ गए कि आपका जो व्यवसाय के प्रति रुचि और बिजनेस की तरह जो इंटरेस्ट है वो कैसे आया है। और थोड़ा आपने अपने घर के बारे में बताया। तो जो संगीत है, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं और हमारे आसपास भी हैं जो इतने टैलेंटेड हैं, उनको सब पता है, लेकिन जो भी है अपना दीन दुनियादारी कमाने का और अलग टेंशन्स की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। और अब थोड़ा बहुत तो जितना मुझे आता है मैं भी यहाँ पे कर ही रहा हूँ, जिससे मुझे एटलीस्ट कहते हैं ना वो कि आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन तो मिल ही रहा है कि कुछ बड़ा करेंगे, उसके इंतज़ार में कभी हम छोटा भी नहीं कर पाते। करेक्ट। तो वेरी करेक्ट। तो उस चक्कर में कहते हैं ना कि जैसे बहुत बड़े एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉनी वॉकर, जो कहते हैं हम्म। जैसी भी यात्रा हो बस चलते चलिए। चलते चलिए। तो बस, तो वही है, बस चल रहे हैं। तो उस हिसाब से जब आपसे पूछा जाए म्यूजिक का और संगीत, जो आपने बोला कि भाई हम काफी समय से सोच रहे थे, तो ऐसा कोई पॉइंट आया था कि नहीं बस बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत हो गया ये सब, अब मुझे करना है? कोई चीज, कोई ऐसे पल थे या कुछ ऐसा समय था जो आप हमसे साझा कर सकते हैं? मैं ना इस बात का जवाब देने से पहले आपको एक और बात बताता हूँ। हम्म। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि लोग बड़ा करने की अपेक्षा में, चाहत में, छोटा भी नहीं करते हैं। मैंने ये रियलाइज किया कि जब आप बड़ा करना चाह रहे होते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा रिवॉर्ड फोकस्ड होते हो। हम्म। बड़े का मतलब ही ये है कि उसका रिवॉर्ड बड़ा है। तो जब आप लेकिन कुछ करना चाहते हो ना, तो बड़ा छोटा मायने नहीं रखता। वो कर पाना ही अपने आप में इतनी बड़ी खुशनसीबी लगती है कि दैट जस्ट डूइंग दैट एक्ट इज इनफ। हम्म। मैं जब म्यूजिक में आया तो मैं एक बड़े ही मेंटली डिफिकल्ट फेज के थ्रू जा रहा था। पता नहीं क्यों जा रहा था, बट जा रहा था। शायद मिड लाइफ क्राइसिस उम्र में जल्दी आ गया था। तो वो जो मेंटली टफ फेज था ना मेरा, हम्म। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब गलत ख्याल भी आते थे। हम्म। तो मैं उदास होके पियानो बजाता था। उदास होके रात रात भर, दिन दिन भर पियानो बजाता था। तो जब मैं पियानो बजाता था मेरे को बड़ा आनंद आता था। वो वो सुर जो बजता था, वो जो तार छिड़ते थे पियानो के, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर मेरी रूह को तसल्ली मिलती थी, ऐसे जैसे प्यासे को एक घूंट पानी मिल गया हो। तो जब मैं ये करने लगा, मैंने कहा यार, जब और कुछ में मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। मेरी एक सिस्टर है, यहाँ गुड़गांव में ही रहती है, मेरे से बड़ी है, मेरी बुआ की डॉटर है। वो सिंगिंग की क्लासेस देती थी। और मेरे को ये बात दिल्ली आने के बाद पता चली कि मैं ठीक ठाक गाता हूँ। हम्म। पूना में तो क्या होता था, बैंड में होते थे। वहां पे तो श्रीराम भैया, अतुल भैया, शिवेत पांडे, सब बड़े बड़े ये लोग अपना पहले ही हैं। पूजा लाल और हम्म। मानवी बिसारिया, ये तो हम्म। ऐसे दिग्गज सिंगर होते थे। मेरे को लगता था कि भैया हमारे तो बस का ही नहीं है गाना। हम्म। मेरे को पहली बारी कॉन्फिडेंस सिंगिंग में तब आया था जब एक अर्घा बैनर्जी करके हमारा सिंगर होता था। वो एक किसी रीजन की वजह से परफॉर्मेंस पे नहीं आया था, और हम सबको उसके गाने गाने पड़े थे बारी बारी। तो एक हम्म। किशोर कुमार की मेडली गाई थी, जो पूजा ने मेरे को कहा कि मनन तू गाएगा। मैंने कहा यार, और मेरे को ना पूजा की सिंगिंग बड़ी अच्छी लगती थी। मेरे को जेन्युइनली, जब मैंने उसको पहली बारी गाते सुना था, हम ध्वनि नहीं, वर्व नाम का एक कंपटीशन था, हाँ हाँ ये हाँ। एसपी कॉलेज में। तो हम स्टेज पे थे और उसने वो गाया था लंबी जुदाई के ओपनिंग। हम्म। और हम्म। मैं बेस गिटार बजाता था उन दिनों। हम्म। तो उसने गाना शुरू किया और मैंने उसको कभी ये गाते नहीं सुना था, और मेरे को फुर्री शिवेत कहता था हम्म। कि ये बहुत सुंदर गाती है ये वाली। हम्म। उसने गाना शुरू किया और मेरे रोंगटे खड़े हुए, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं स्टेज पे उल्टा मुड़ गया 2 सेकंड के लिए हाँ। कि भाई कंट्रोल में आ जा, अभी बजाना है। तो मेरे को उसने कहा कि ये किशोर कुमार की मेडली तू गाएगा। तो जब मैंने गाई, तो हमारे बैंड को थर्ड प्राइज मिला उस कंपटीशन में। हम्म। मेरे को कहीं वहां कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं गा सकता हूँ। तो जब ये मौका आया लाइफ में कि मैंने कहा कि म्यूजिक में कुछ करते हैं, तो मैंने कहा गायकी सीखते हैं। इतने साल से ये सब्जेक्ट पेंडिंग चल रहा है, पियानो हम्म। बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, हम्म। गायकी पे कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ले ली। तो मैंने उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग लेना शुरू किया। अच्छा। वो लेते लेते रस इतना आने लग गया कि मैंने कहा अब ना, देखो मैं आर्टिस्ट तो बन नहीं सकता, 36-37 साल का हो रहा हूँ। मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनता हूँ, गाने बनाता हूँ, और हम्म। किसी के लिए नहीं बनाने, अपने लिए बनाऊंगा।
तो मैंने एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन का। वो मेरे ख्याल 4 महीने का कोर्स था, शायद हमने 1.5 या 2 महीने में खत्म कर लिया। कोइंसिडेंटली कोविड के दिन चल रहे थे, कोई कहीं जा नहीं सकता था। उन्होंने वो अपना इंस्टीट्यूट सिर्फ एक मेरे लिए खोल दिया कि अकेले को हम, टीचर अकेले को पढ़ाएगा। मैंने वो उसका कोर्स किया, तो मेरे को तो आनंद ही आ गया। मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब क्योंकि माइंड बिजनेस का था, तो मैं अपने टीचर से बार बार पूछता था कि म्यूजिक में पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। तो कहता था गाना रिलीज करो, ऐसे करो वैसे करो। मैं कहा यार ये मजा नहीं आ रहा जवाब सुन के, मेरे को सही बताओ असली पैसा कैसे कमाना है, बड़ा कैसे बनना है, फेमस आर्टिस्ट कैसे बनना है। तो उन्होंने ना एक दिन चिढ़ के मेरे को ये बात बोल दी कि अरे यार, एक गाना निकाल के देख लो ना, सारी बात समझ आ जाएगी, क्यों बार बार वही बात पूछते हो। मैं घर आया बड़े बाय गॉड खराब मूड में। मैं कहा यार ये तो इसकी ऐसी की तैसी, अब तो गाना बनाएंगे ही। तब तक मैं पोएट्री लिखनी शुरू कर चुका था, और ये बात मेरे को कॉलेज में नहीं पता थी अपने बारे में, बट मैं पोएट्री लिख सकता था। एंड मैंने 2017 में पोएट्री लिखनी शुरू कर दी थी। तो मेरे पास ना कुछ गाने ऑलरेडी लिखे हुए पड़े थे। तो मैंने पन्ने फरोले, एक गाना सामने लिया और गिटार उठाया और कंपोजिशन शुरू कर दी। कंपोजिशन शुरू करी, गाना बन गया। अब प्रोडक्शन तो आती थी, गाना टूटा फूटा बनाया और अगले दिन क्लास में ले गया। मैं कहा सर जी ये बनाया है। तो उन्होंने सुना, कहते हैं ये बहुत बढ़िया है, इसमें ये चेंजेस करते हैं, ये चेंजेस करते हैं, ये परफेक्ट हो जाएगा। मैं कहा ठीक है आप करोगे? कहते हैं हाँ कर दूंगा। मैं कहा फिर मिक्स मास्टर? कहते हैं यही स्टूडियो में बैठ के करेंगे, सीखने भी मिल जाएगा। मैं कहा डन। हमने वो गाना प्योरली फ्रॉम, देखो एक तो मेरी बगावत थी कि बना के दिखाना है, ऐसे कैसे बोल दिया, और दूसरा प्योरली फॉर एकेडमिक पर्पसेस वो हमने गाना बनाया और रेडी किया। जब बनाया फिर हमने उसको रिलीज किया। रिलीज करा तो रिलीज करने के 3 हफ्ते के अंदर लेबल का फोन आ गया कि जी आपका गाना हमें पसंद है, हम लेना चाहते हैं, आप मीटिंग करने आओ। मैं मीटिंग करने गया। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने अपने रास्ते से टीचर को फोन किया। मैं कहा जी वो लेबल से मीटिंग करने जा रहा हूँ, क्या करना होता है, गाना कैसे बेचते हैं। तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे कॉन्वर्सेशन करना। मैं कहा ठीक है जी। लेबल के पास बैठा, अपनी जो सौदा था वो तय हुआ, गाने पे कीमत लगी। अब मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा, मगर कीमत लगी और मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं कहा मैंने गाना बनाने में मेरे कुछ भी नहीं लगे, 5,000 रुपये लगे होंगे, शायद 10,000 रुपये लगे होंगे। मैं तो घर पे बैठ के खुद से बनाया है, लिरिक्स भी खुद लिखे हैं, कंपोजर भी मैं हूँ, सिंगर भी मैं हूँ, इंजीनियर भी मैं हूँ। मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। अब वो गाना जब उन्होंने लिया तो हम उसका वीडियो शूट करने गोवा गए। वो मेरे को लेकर गए, गोवा गए। तो वो हर कोई ऐसे ट्रीट करे जैसे पता नहीं कौन हूं मैं। हर कोई आर्टिस्ट 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 बोल के बात करे। उस समय तक मैंने अपने आप खुद को आर्टिस्ट बोलना शुरू नहीं किया था। उस ट्रिप पे, उस शूट पे मैं इस बात पे बड़ा हैरान हुआ कि मैं आर्टिस्ट हूँ। जब ये बात सिंक इन हुई कि मैं आर्टिस्ट हूँ, आई थिंक मेरा असली चेंज वहां शुरू हुआ, वेयर आई रियलाइज्ड कि हाँ मैं गाने लिख भी सकता हूँ, बना भी सकता हूँ और लोगों को पसंद भी आते हैं। शायद बहुत ज्यादा लोगों ने मेरे गाने नहीं सुने, बट जितने भी लोग सुन रहे थे, नेगेटिव फीडबैक कम था, ओवरऑल एक जनरल पॉजिटिविटी थी। ये गाना जब रिलीज हुआ, वीडियो रिलीज हुआ, बिग एफएम से फोन आया। बिग एफएम वालों ने कहा जी हम चाहते हैं आप, हम इंडी आर्टिस्ट के साथ और एक बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ उनको बुला के एक इंटरव्यू करेंगे, तो सलीम मर्चेंट का एक एपिसोड है, आप उसमें आइए। मैं कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और मैं कहूँ यार ये मन्नू भाऊ तेरे साथ हो क्या रहा है, वो क्या तूने है? एक गाना बनाया था ऊपर छत पे बैठ के तफरी तफरी में, तू हम्म, सलीम मर्चेंट के साथ इंटरव्यू में आ रहा है। हम्म, अब छोटा सा स्पॉट था, ऐसा कोई मैं सलीम मर्चेंट की बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ, हम्म, इतने दिग्गज और सीनियर आर्टिस्ट हैं वो। हम्म, तो उनके साथ बैठा, उन्होंने मेरा गाना सुना। कहते हैं यार तेरे गाने में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं कहा हाँ जी। कहते हैं ये ना इतना मेलोडिकली सिंपल है कि लोग इसको गा पाएंगे। हम्म, मैंने कहा अच्छा। मैं कहा ये अच्छी बात बोल रहे हो बुरी बात बोल रहे हो, सिंपल इज इट अ गुड वर्ड और अ बैड वर्ड? कहते हैं यार कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना तो सब बना लेते हैं। कहते हैं बोल के मांग के सिंपल चीज बना पाना, आसान चीज बना पाना जो सबके लिए आसान हो, आई थिंक दैट इज अ टफ जॉब। ये वैलिडेशन जब यहाँ से मिली, लेबल की वैलिडेशन मिली, अपने टीचर की वैलिडेशन मिली, ये बिग एफएम वाले इंटरव्यू के थ्रू सलीम मर्चेंट की, चलो मैंने उसको वैलिडेशन माना। सो जब ये वैलिडेशंस कॉन्स्टेंटली मिलने लग गई, इसी दौरान जो लेबल थे उनके साथ जब शूट से आते थे तो शाम को अपना खाना पीना ड्रिंक्स वगैरह होती थी, क्रू ड्रिंक करता था, मैं ड्रिंक नहीं करता था, मैं तब तक
अल्कोहल छोड़ चुका था। तो तब मैं गिटार पकड़ के गाने बजा देता था। तो मैंने और 2-4 गाने जो लिख रखे थे, मैंने उनको वो भी सुनाए। तो उन्होंने उसमें से 3 गाने और पसंद कर लिए कि अच्छा ये 3 भी आप बनाओ, हम लेंगे। फिर मैंने दूसरा गाना बनाया, वो भी उनको बेचा। फिर जब तीसरा गाना बनाया तो मैंने कहा यार मैं इनको क्यों बेच रहा हूँ? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पैसे भी जुड़े पड़े हैं, मैं ही पंगा लेता हूँ। फिर वो गाना मैंने दिया नहीं। उस गाने की मार्केटिंग मैंने खुद करी। जब वो करके हटा तो फिर रियलाइज हुआ मार्केटिंग कैसे करते हैं। तब तक बॉलीवुड के एक बहुत सीनियर म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ मैं काम कर रहा था एक और गाने पे। ये वही गाना है जो अब आएगा, ये 2 साल हम्म, पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे को अपनी मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ हाँ, आई थिंक गाना आ जाए फिर ही बताएंगे। ठीक है। तो उसने मेरे को अपनी मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस कराया, उनके साथ मैंने मार्केटिंग करी। तो मेरे को ये साइकिल भी देखने मिल गया। फिर चौथा गाना जब मैंने बनाया, तब उसका सब कुछ फिर हमने खुद किया। मार्केटिंग भी खुद करी, वीडियो भी खुद बनाया, और रिकॉर्डिंग भी खुद करी। एंड वो करने के बाद मेरे को ये समझ आ गया कि ये जो म्यूजिक की मेरी जर्नी है, ये अब मैं प्रेशर से नहीं चलाऊंगा। जैसे बिजनेस में तो एक प्रेशर होता है ना, रोज काम पे जाना हम्म, है, रोज राइट। सेल करनी है, रोज कमाई करनी है। मैंने कहा म्यूजिक के साथ मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये करा तो मैं इससे भी चिढ़ जाऊंगा। हम्म, ये एक लाइफ का वो हिस्सा है जिसको खूबसूरत रहने देते हैं। और डिसीजन ये लिया गया कि अब जब जहन में गाना आएगा, धुन आएगी, और बहुत अंतर्मन से आवाज आएगी कि ये बना के निकालना है तो निकालेंगे, नहीं तो चुप करके बनाते जाएंगे, गाते जाएंगे। एक दिन मैं कोई धुन बजा रहा था तो मेरा एक दोस्त है, म्यूजिक प्रोड्यूसर ही है। वो मेरे को कहता है भाई आप इतनी बढ़िया ये ट्यून बजा रहे हो, आपने रिकॉर्डर क्यों नहीं ऑन किया हुआ? तो हम्म, मैंने कहा यार देख, ऊपर वाला ना कई बारी कुछ म्यूजिक मेरे को सिर्फ मेरे लिए देता है। और वो इसलिए नहीं देता कि मैं उसको सुनूं और मैं बार बार सुनूं, वो सिर्फ इसलिए देता ताकि वो जिस मोमेंट में वो मैं बजा पा रहा हूँ या गुनगुना पा रहा हूँ, मैं उस मोमेंट को एंजॉय करूँ। अगर मैं हर कॉम्पोजिशन को पकड़ के रिकॉर्ड करने लग जाऊंगा ना, तो शायद वो भेजनी बंद कर देगा। तो कहता है यार ऐसे ये क्या बात हुई? मैंने कहा देख भाई, अगर क्रिएटिव आदमी है तो हमारे पास अपने किस्म के पागल होने का लाइसेंस है। तुम हम्म, तुम्हारे किस्म के पागल बनो, हम हमारे किस्म के पागल बनेंगे। एंड आई थिंक उस थॉट ने भी मेरे को ये बड़ी तसल्ली दी कि मैं फियर में नहीं जी रहा कि गाने कहाँ से आएंगे, कैसे बनाऊंगा। ऐसे लग रहा है कि एक अबंडेंस है, समंदर है, जब चाहिए बाल्टी भर के निकाल लो। एंड वहां से आई थिंक ये फिर म्यूजिक सॉलिडिफाई होता ही गया। और अब उस स्टेज में है कि अब मेरे पे प्रेशर नहीं है कि मेरे को गाने बनाने ही है। हम्म। मेरे पास कोई बात है कहने को, कोई धुन है सुनाने को, तो मैं बनाता हूँ। नहीं है तो मैं अपने में गुनगुनाता हूँ, बजाता हूँ और भूल जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें मैं पूछ सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार जो आपका बहाव है बताने का, वो हम रखते हैं उसी को, ताकि लोग समझें कि, और ये अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे पहले, कि बड़ा सोचने से पहले छोटा सोचना पड़ता है। और वही वही हो रहा है कि एक कदम लिया, उससे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, कि आपने एक कदम लिया, उसके बाद उसकी वजह से आपको दो और मिले, दो किया उसके बाद से चार मिले। तो जैसे आपने एक शुरुआत की, जब आप गमगीन थे थोड़ा जो भी सोच में थे, पियानो पकड़ा, पियानो से फिर आपने धुन निकाली, धुन निकाल के आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कोशिश की, कोर्स किया, कोर्स से आपने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछ के आपको बगावत के उसमें आए, फिर उसके बाद आपने गाने बनाए, गाने बनाने के बाद जो रिलीज़ किया और उसमें अपॉर्चुनिटी मिली। और आई थिंक ये सारी चीज़ें मैं भी अपने व्यक्तिगत जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, यही है कि हाँ, करते जाओ और अपने आप ही आपको सीख मिलती है। और आदमी सबसे ज़्यादा उसी से सीखता है जब आपकी अपनी एक कहानी आपको दिखती है। क्योंकि हम लोग जैसे किताबों में पढ़ते हैं कि भैया ईमानदार रहो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जब तक आप खुद वो जिएंगे नहीं, तब तक वो कहानी नहीं बनेगी। और तब तक वो जो री होता है, वो तभी आता है जब आप खुद खुद करते हो। जैसे मैं हम्म। दौड़ता हूँ या मैं जो कुछ करता हूँ बाकी, उसकी जो सीख होती है वो मेरे दूसरे जीवन के दूसरी चीज़ों में भी उसका उपयोग होता है। तो बहुत बिल्कुल, ही 100%, हंड्रेड हाँ, परसेंट तो वो आपने बहुत बढ़िया बात कही। तो अभी आपके तो
थोड़ा गाने के बारे में बात बताइए। तो आपने कितने रिलीज हो चुके हैं, और उन गानों गाने में कौन सा बताएंगे आप उसके बारे में कुछ, जो भी आपके गाने हो चुके हैं, कहाँ से लोग सुन सकते हैं? यार, गाने तो 4 रिलीज करे हैं। अभी एक हम्म। 5वां गाना अब होपफुली फरवरी में आ जाएगा। हम्म। उसमें जो लास्ट ट्रैक हमने बनाया था उसका नाम है ले चल। वो हम्म। मेरा फेवरेट गाना है। वो बहुत हमने खूबसूरत। हिमाचल में ना, कसौल के ऊपर एक गांव है पुलगा। वो देखा है। पुलगा से भी आगे हमने लगभग कोई 2.5-3 घंटे ट्रैक करके सारा सामान ढो के गए थे और वहां पर शूट किए जंगल के बीच में। यूट्यूब पे है वो, मनन चौधरी ले चल, अगर आप टाइप करोगे वो आएगा। एंड बड़ा ही खूबसूरत वीडियो है, बड़ी शिद्दत से बनाया है। मेरे को बहुत। बहुत सुंदर लगता है। नहीं, मुझे भी मतलब अगर मैं ऑडियंस आपने के हिसाब से देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि गाने में जो प्योरिटी और रॉनेस है वो ही उसमें आया है। कि जैसे चल रहे हैं मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चल रहे हो, मतलब पेड़ों पौधों को देख रहे हो, और थोड़ा पूरा जितना भी प्रकृति को अप्रिशिएट कर रहे हो, चाय बन रही है पी रहे हो, साइड में बैठे हो, गिटार बज रहा है, तो वो सारी चीज़ें लग रहा है कि हाँ सही में एंजॉय कर रहे हो। तो वो तो मुझे बहुत पसंद आया वीडियो। वो गाना ना, मेरे एक दोस्त हैं रेहान रजा साहब। ये हम्म। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। ये इन्होंने लिखा है गाना। अच्छा। हाँ, और इनके साथ ये मेरा दूसरा गाना था। तो जो पहला गाना इनके साथ लिखा था वो अब आएगा फरवरी में। उसको लिखे हुए अच्छा। 2 साल हो गए, वो अब आ रहा है। एंड हम्म। तो रेहान को जब मैंने ये धुन भेजी थी, तो मैंने उसमें कुछ डमी लिरिक्स गा रखे थे। तो जब मैंने भेजी ना फाइल, तो उसका फोन आया मेरे को। उम्र में मेरे से थोड़ा छोटा है, तो मेरे को पाजी कहता है। हम्म। कहता है, पाजी आप बताओ आपने ये गाना क्या सोच के बनाया। हम्म। तो मेरी ना आदत है, मैं उसको एक विजुअल बताता हूँ कि मुझे हम्म। ये दिख रहा है और इसके ऊपर तूने इस माहौल पे लिखना। तो मैंने उसको ये बताया कि भाई, मैं पहाड़ों में गया हूँ रहने, और अभी नहा के बाहर आया हूँ बैल्कनी में। और बैल्कनी में कुर्सी पे बैठ के पैर ऊपर छोटी टेबल पे रखे, बाजू में चाय का कप पड़ा है, बिस्किट पड़े हैं, और बैल्कनी से पूरी वैली दिख रही है। वैली में हल्की हल्की धुंध और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं कहा, लेकिन ठंड नहीं लग रही, ये माहौल है। कहता है, पाजी पता है, मैं ना अभी बैठा चाय ही पी रहा हूँ, और मेरे को भी ये लग रहा है कि ये चाय और बारिश, ये और ये पहाड़, ये कॉम्बिनेशन इसमें ठीक लगेगा। एंड तभी फिर उसने ये लाइन लिखी कि आ बैके पीने आ चाह। तो कि भाई आ बैठ के चाय पीते हैं। एंड तभी फिर ये चाय को एक एंकर पॉइंट सॉर्ट ऑफ मान के हमने ये वीडियो में भी चाय इंक्लूड करी। एंड इनफैक्ट ये स्पॉटिफाई की एडिटोरियल लिस्ट पे भी आया था, और उस लिस्ट का अच्छा। नाम भी यही है, चाय एंड अकूस्टिक। नहीं, मैं भी उसी समय जब आप बोल रहे थे तो मैं वो उधर पहुंच गया। और मैं तो एक और चीज़ ऐड करूंगा कि हाँ, बारिश भी हो रही है और मंद मंद हवा चल रही है, और स्पेसिफिकली जब आप पैर ऊपर किए हो तो आपके तलवों को छू के जा रही है। हाँ, करेक्ट। तो वो एक अलग होता एग्जैक्ट वही सेंटिमेंट था ये। है। तो पता है आपको सौरभ भैया, यही बात है। ये जो हमें जो इतनी सी बात की इनपुट और आउटपुट में जो आनंद आया ना, हम्म। मैं कहता हूँ जिंदगी का असली जो सार है वो इन्हीं पलों में है। नहीं, सब में। ये जो हम दिन भर मेहनत करते रहते हैं, एम्बिशन के पीछे भागते रहते हैं, नाम के पीछे भागते रहते हैं, वो सब ठीक है। दुनिया में जीने के लिए ये जरूरी है, तमाशे का हिस्सा बनना। लेकिन अगर आप बात करो ना अपने पर्सनल नीड की, तो अंदर हम आज भी वही 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, जिनको बस अब जमाने से डील करने के लिए अपने रवैये बदलने पड़ रहे हैं। लेकिन मजा उनको आज भी उन्हीं चीजों में ही आ रहा उन्हीं में आ है। रहा आज है। भी दोस्तों के साथ बात करके आदमी उम्र भूल जाता है। आज भी अगर आप और मैं पूना जाके उसी टपरी पे बैठ के चाय पियेंगे ना, वही वो बात सारे है। के सारे दिन वापस आ जाएंगे। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी हम दोस्तों से मिलते हैं, आप 50, 60, 70 के भी हो जाओ, आपकी आवाज़ में एक अलग सी खनक आ जाती है, और वही अपनी बातचीत और गाली गलौज या जो भी आप करते हो वो चालू हो जाता है। तो वो तो बिल्कुल सही कहा है। तो उसी, और और बिल्कुल ये बात भी मैं वही सोच रहा था कि हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़, जैसे अभी मैं कुछ लोग बोल रहे थे कि यार, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, या तुम्हारे पास इतनी कहानियाँ हैं यार, टैलेंट है। मैंने कहा देखो, वो तो सब चीज़ें हैं, आप ट्राई करते हो तो कहानियाँ तो बनती ही हैं। और जब बनती हैं तो आप जहाँ महफिल में बैठे हो तो कुछ ना कुछ बनेगी ही। लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि टैलेंट वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि हाँ ऐसा चाहिए मुझे, क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से खरा उतरता है।
और वहीं पे मात खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, म्यूज़िक में नहीं हूँ, या दिखने में नहीं हूँ, तो मतलब और कोई टैलेंट होता ही नहीं है। और उस चक्कर में लोग पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। और एक उस टाइप के तबके के लोग हैं जिनको टैलेंट है लेकिन कुछ करते नहीं हैं, तो लगता है कि भाई वो तो ऐसे ही चले जाएंगे बिना कुछ किए। और ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी लोगों से बात करते हुए, और ऑब्वियसली जब पॉडकास्ट मैंने शुरू किया था तो मेरा मेरा पूरा नज़रिया यही था कि मैं लोगों के अनुभव से सीखूं। और जैसे आप बता रहे हो ना कि मन की सेटिस्फैक्शन जो होती है वहीं से शुरू किया, हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती। तो उसी हिसाब से मुझे हर गेस्ट से कुछ सीखने को मिला, और लगा कि हाँ यार, करते चले जाओ। और पर इसमें नवाब भैया एक बात बताता हूँ इसमें, हाँ। आप और मैं इस मामले में बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम मन के लिए कुछ कर पा रहे हैं अपने जीवन में। देखो, हाँ जिन जी, लोगों हाँ। के घर पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, हम्म। पैसा पूरा नहीं है, रोटी पूरी नहीं आ रही, अभी उस स्ट्रगल में है, वो अभी मन की करने की सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। उनको उनको पहले रोटी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने बोली कि कई लोगों में टैलेंट होता है लेकिन वो इस फील्ड में नहीं आते, और कई हम्म। लोगों में नहीं होता वो आ जाते हैं। हम्म। राइट, उसकी रीजन क्या है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए टैलेंट से भी बहुत पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। हम्म। आप में कूट कूट के पागलपन जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप देखोगे कि ये शोज वगैरह, इंडियन आइडल वगैरह जैसे जो शोज आते हैं, कई जो ऑडिशंस होती हैं, गाना थोड़ी आता है, हम्म। मगर फिर भी अपने आप को एम्बेरस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है वो उनको ये कहता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। हम्म। बिल्कुल। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब हमारे बैंड का एग्जांपल ले लो। हम्म। शायद हम एक या दो मेंबर्स हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हैं, बाकी सब अपने अपने कामों में लग गए। अब ऐसा थोड़ी, और आप जानते हो, एज अ बैंड हमने जो एक्कोलेड्स कमाए थे उसमें टैलेंट सबके पास बहुत ज्यादा था। हम्म। तो कहीं ना कहीं शायद लाइफ की प्रायोरिटीज, कि रोटी कमानी है, करियर बनाना है, और शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी, की ओके शायद मैं बेस्ट नहीं हूँ। हम्म। मैं अपने आप को 16 साल 17 साल यही झूठ बोलता रहा कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं जा भी लूंगा म्यूजिक इंडस्ट्री में तो क्या ही कर लूंगा। आया तो मेरे को लगा नहीं यार, मैं रोटी तो कमा लूंगा। तो आई थिंक ये सिचुएशनली हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है वो तो कि है। हम अपने इंटरेस्ट को, अपने मन को पूरा करने के लिए, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही कहा। और प्रिविलेज तो है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, जो ये बोलते हैं कि मैं क्या ही कर लूँगा, यार ये इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए तो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई इसका मतलब ये है कि अच्छा नहीं है तो आप कंपेयर कर रहे हो कि अच्छा क्या है। तो जब तुलना करने लग जाते हो ना, तो हर चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो अच्छा नहीं कि वर्सेस ये करो कि भाई कर देते हैं, अच्छा लगा तो नहीं, नहीं लगा तो ठीक है। और यही चीज़ मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ कि जो कोर प्रिंसिपल है हमारा, रिजेक्शन, कि भैया लोग मना करते हैं, उसके लिए कहते हैं ना इंग्लिश में कि थिक स्किन डेवलप करो, कि सहनशीलता। तो हम्म। जैसे अमेरिका में तो यहाँ का ये है कि भाई आप लोग फ़ोन करो माँ बाप को कि भाई बच्चे हैं अवेलेबल तो खेल सकते हैं कि नहीं। एटलीस्ट जब मैं वहाँ न्यू जर्सी में था तब ऐसे ही था, और जब यहाँ आए तो थोड़ा मैंने कहा यहाँ घर माहौल है, बच्चे जाओ बाहर खेलो, हम लोग कितना खेलते थे। और वो मौका मिलता नहीं है। इससे थोड़ा आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हर चीज़ हम नहीं बता सकते। तो अभी यही था, वो कह रहा था यार वो मेरा दोस्त है, वो कई बार जाओ तो मना कर देते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा तो क्या हुआ, अगर तुम ये डर रहोगे और ये सोचोगे कि यार वो मना कर देते हैं 10 में 5 बार, तो तुम फिर वो ईगो अपना डेवलप कर रहे हो। तो अभी से ही रिजेक्शन की आदत डालोगे तो आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही सक्सेसफुल बनते हैं, वही सफल बनते हैं जिनको ईगो नहीं आती। उनको लगता है यार कर डालो, लोग थू करेंगे, लेकिन अगर एक आदमी ने भी कहा यार तुमने ये हिम्मत दिखाई है, उसकी वजह से। और ये मेरे पास बहुत सारी कहानी है। जब मैं ये पॉडकास्ट या कुछ भी लिंक्डइन में, एक बार मैंने मोटरसाइकिल का फोटो डाला था, मैंने मानोगे नहीं, 2 लोगों का बाद में आया मुझे कुछ महीने के बाद मैसेज, तुम्हारी मोटरसाइकिल देख के एक ने बोला कि मेरी वाइफ ने गिफ्ट करी, क्योंकि मुझे बहुत सालों से मन था, यहीं के हैं लोग हैं जो अमेरिका में। और एक ने कहा कि मैंने अपनी नेक्स्ट बर्थडे पे अपनी मोटरसाइकिल अपने आप बुक को करवा गिफ्ट। दिया। हाँ। तो कहाँ, मतलब मैंने अपना दिखाया। तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ कि जो आप बिलीव करते हो दिखाओ,
और जो लोग कहते हैं दिखावा है, उनको सोच बोलने दो जो बोल रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते, कई बार आप कुछ लोगों को एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हो। और ये छोटी छोटी चीज़, मेरे पास अभी बहुत सारी कहानियाँ हो गई हैं। मैं कुछ भी करता हूँ, अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारी वजह से ये हुआ, ओ उस इंटरव्यू, पता है तुमने वो इमिग्रेशन वाला एक पॉडकास्ट किया तो उसकी वजह से मैंने एक बंदे को बोला, अब वो उस अटॉर्नी से बात कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये सब? ऐसे ही होता है। आप एग्जाम्पल बनते हो, हम्म, आप एग्जाम्पल बनते हो, यू लीड बाय एग्जाम्पल। दैट देखो, हमारा जो परम विकार है, हम वो हम्म, 5 विकार या 5 वाइसेस जैसे बोला हम्म, जाता है, हाँ, रिलीजन में कह लो या कल्चर में कह लो, तो मेरे हिसाब से जो हमारा परम विकार है वो डर है। ये डर जो है सारे विकारों का बाप होता है, सारे विकारों हम्म, का फादर है, सारी हम्म, चीजें इससे पैदा होकर आती है। तो इनसिक्योरिटी, वैनिटी, लालसा, लस्ट, ये सब कहीं ना कहीं फियर की ही पैदाइशें होती है। तो ये जो फियर होता है ना, जिसकी वजह से ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि हाय मेरे को जमाना क्या कहेगा अगर मैं हम्म, म्यूजिक वीडियो बना के डांस करूंगा। हाँ, मेरे में मन में भी थी यार, मेरे को लग रहा था मैं 36 साल का हूँ यार, 2 बच्चों का बाप हूँ, एक बेटी है एक बेटा है, यंग से है, क्या कहेंगे। मेरी बीवी ने मेरे को कहा, "हाँ, कि तू पागल है, कोई कुछ नहीं कहेगा कहती है, जा कर तेरे को जो करना है।" करना, मेरा अल्टीमेट रियलाइजेशन ये आया कि अगर मैं रिजल्ट की अपेक्षा करके कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उस एक्टिविटी में फेल हो जाने का डर लगता है, बिल्कुल, एम्बेरसमेंट का डर लगता है, हम्म, गाना फ्लॉप हो जाएगा या गाना हिट हो जाएगा ये डर लगता है। अगर फ्लॉप और हिट में सोच रहे हो, अगर एजेंडा ही सिर्फ बना देने का है, तो फिर तो कामयाबी ही कामयाबी है ना। प्रभु, अच्छे हम्म, बुरे की बात तो तब आएगी जब आप उसको कमर्शियल या किसी ना किसी मापदंड पे सक्सेस या फेलियर की तरह क्वालिफाई कर रहे हो। जब हम्म, जब वो विवाद ही नहीं है, हम्म, जब बात पास और फेल की है ही नहीं, है ही नहीं, पास सिर्फ वहां। तो किसी ने कहा कि एक लाइफ के ऊपर कोई डिस्कशन चल रही थी, तो पॉइंट ये था कि अच्छा करना, अच्छे कर्म करने चाहिए या बुरे कर्म करने चाहिए, या कैसे, व्हाट इज हम्म, द राइट अप्रोच टू लाइफ। तो मैं कहा यार सिर्फ करना चाहिए, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं वो तुम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंटिसिपेट कर कोई सकते हो, नहीं कर मगर सकता। अगर उस जजमेंट में ही फंस गए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो इसी सोच में ही पड़े रह जाओगे। हम्म, अगर तुमने अपना कर्म करना है, जो वाकई कर्म करने आए हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारे रेडार के अंदर फिट है। हम्म, अब देखो एक बात बताओ, आज आप मैराथन रन करते हो, बड़ी इंस्पिरेशनल चीज है। मैं तो नहीं कर रहा, मैं आपको देख के ताली बजाता हूँ, आपका पोस्ट लाइक करता हूँ, आपको मैसेज भी करता हूँ अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मैं तो नहीं दौड़ रहा, हम्म, क्योंकि मैं उसके लिए और वो मेरे लिए बने ही नहीं है। अब मैं कॉफी कंपनी चला रहा हूँ, आप मेरे को देख के बेस्ट ऑफ लक करते हो, खुश होते हो, आज हम पॉडकास्ट उसी वजह से कर रहे हैं, लेकिन आप कॉफी कंपनी तो नहीं खोलने जा रहे। हम्म, हाँ, जब मैं म्यूजिक करता हूँ तो आप कहते हो अरे यार ये कैसे कर रहा है, क्यों, हम्म, क्योंकि आपका भी तार वहीं जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक अंदरूनी तौर पे हम सबको पता होता है कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हम उसको खाम खाना सामाजिक और ये सारे वसूड़ियों के चक्कर में सप्रेस कर रहे होते हैं। करो यार, क्या दिक्कत है। हाँ और ठीक है, पैसे नहीं है जरूरी थोड़ी है हर चीज पैसे से ही होती है। और कुछ वो नहीं तो एक पेड़ के नीचे गिटार लेके बैठ के गा लो, जो चार सामने से निकल के जाएंगे वही तारीफ कर देंगे। मैं एक बारी हाँ, ना अपने बिजनेस के काम से रशिया गया हुआ था। हम्म, तो हम वहां पे ना अपना एग्जीबिशन वगैरह शाम को खत्म हुई, तो डीलर जो थे हमारे, उन्होंने हमारे को, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मेरे को मेरे होटल छोड़ दिया। तो मैं उन दिनों सिगरेट पिया करता था। हम्म, तो मैं अपना नीचे आया, और ठंड होती थी रशिया बढ़िया वाली, और हम्म, मैं उस ठंड में अपना सिगरेट जलाई। और वहां पे ना उजाला रात को बड़ी देर तक रहता था, रात को मेरे हम्म, ख्याल हम्म, 9-10 बजे तक उजाला रहता है। तो कोई 8-8:30 बजे का टाइम होगा, डिनर विनर करके मैं नीचे आया, अपना सिगरेट जलाई, और मैं सामने एक बेंच दिखी, और उस बेंच पे एक आदमी बैठा यूकेलेले बजा रहा था। तो अब अंदर थे तो म्यूजिशियन ही, हम्म, हम भी चले गए और जाके बैठ गए। वो बजाता रहा, गाता रहा, रशियन में गा रहा था, फिर मेरे को देख के इंग्लिश में गा दिया। सिगरेट जब खत्म हुई तो मैंने कहा जी मैं भी थोड़ा सा बजा लूं। हम्म, तो कहता यस यस प्लीज। तो मैंने अभी उसको, उसने कहा फिर भाई अगर मेरा गिटार यूकेलेले चाहिए तो मेरे को सिगरेट दे। तो फिर मैंने उसको सिगरेट पिलाई अपनी, इंडिया हाँ, से लेके आया था, उसको हाँ, सिगरेट पिलाई, मैंने यूकेलेले लिया और मैंने अपना जो हिंदी के गाने थे मैंने वो गाने शुरू करे। तो
बात ये है कि आपका जो तार जहाँ कनेक्टेड है आप कहीं ना किसी बहाने उसको दुनिया के हर कोने में ढूंढ ही लोगे। हम्म। आज मैं आपको बियाबान अगर एक आइलैंड पे छोड़ा हूं, या मेरे जैसे आदमी को अगर आप एक आइलैंड पे छोड़ा हो, तो लोग पहले खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। मैं पहले ना वो नारियल ढूंढूंगा जिसके ऊपर मैं तबला बजाऊं, क्योंकि अंदर इतना रमा हुआ है वो इंटरेस्ट, उसकी अट्रैक्शन इतनी हाई है कि मेरे को सबसे पहले ये होता है कि किसी तरीके म्यूजिक रिजॉल्व हो जाए। उस दिन मेरा बेटा मेरे को कह रहा, मजाक उड़ा रहा मेरे को, मेरे मम्मी पापा को कह रहा कि यार पापा के साथ तो ना कहीं ले जाने का फायदा नहीं होता, इनको जहाँ गिटार दिखता है ना ये सब छोड़ के गिटार उठा के बजाने लग जाते हैं। बात यही है, मेरे को इस वक्त फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई मुझे सुने कोई मुझे ना सुने, कोई मेरी तारीफ करे कोई मेरी बेइज्जती करे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये एक है कि गिटार मेरे को बजाना है बस। क्यों बजाना है, किसके लिए बजाना है, पता नहीं जी, बस मैं बजाना है। और जब ये थॉट प्रोसेस आ जाता है ना, उसके बाद आई थिंक वो जो एंजाइटी और जो फियर जिसकी आप बात कर रहे हो, आई थिंक वो अपने आप उतर जाता है। उतर जाता सक्सेस आपकी एंजाइटी खत्म नहीं करता है। इनफैक्ट अगर आपको एंजाइटी सक्सेसफुल होने की है तो सक्सेसफुल होने के बाद वो बढ़ जाती है, क्योंकि फिर खोने का डर लगता है। है। तो आपको सीधा उस एंजाइटी से ही डील करना है, और उसको डील करने का तरीका सिर्फ ये है दैट एनी टास्क दैट यू डू, उसको उसके परिणाम से मुक्त करके काम करो। बी फ्री ऑफ द रिजल्ट, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट। इसलिए करो क्योंकि वो कर देने में ही आपका आनंद है। बिल्कुल सत्य वचन। और यही करने से मैं तो फिर से वही बोलूँगा कि हाँ, ये जो आप लोग सुन रहे हैं सीख लीजिए और आगे बढ़िए जो आप चाहते हैं करना, अलग अलग लेवल पे। बिल्कुल जैसे मनन पहले बता भी रहे थे कि सबकी जो है फिनेंशियल्स अलग अलग होती हैं। हाँ, कुछ लोग प्रिविलेज हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन उस चीज़ को ब्लेम करने की बजाय जितना समय आपको मिले उतना करिए। कुछ पता नहीं, जैसे एक छोटे से कदम किस चीज़ को कहाँ ले जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए, करो सब। और ताकि ये हो कि हाँ भाई मैंने ट्राई तो सब किया था, वो सेटिस्फैक्शन अलग होती है। वो वही समझ सकता है जो करता है कि ट्राई तो किया। वरना रिग्रेट में आदमी रह जाता, अरे यार कर लेता तो आज मैं वो हो जाता, अगर मैं वो करता तो मैं आज वो हो जाता। इसी में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। इस बात पे ना एक शेर सुना था मैंने, हम्म। मैं शायर का नाम भूल गया हूँ, हम्म। मगर वो शेर कुछ ऐसा था कि आखिर में मर जाएंगे सब अपनी अपनी मौत, आखिर में मर जाएंगे सब अपनी अपनी मौत, हर किसी को कोई ना कोई मलाल रह जाएगा। ये पूरी लाइफ बहुत उन खूब। मलालों को चूज करने के लिए तो है, रहने तो है ही। हम्म। आखिरी के दिनों में कोई ना कोई मलाल तो रहने हैं। अब कौन से रहने हैं, बस यही आप नियमित कर लो तो भी जिंदगी सफल है। सही बात है। तो हम लोग थोड़ा मूव करते हैं जल्दी से आपके तीसरे साइट पे, जो हमने इतनी बात नहीं करी, जो आपने थोड़ा बताया भी था अपना कॉफ़ी का बिजनेस, जो आपने बताया था कि हम बहुत मन था और काफ़ी समय से, और देखा कि वो चीज़ को कोई ऊपर नहीं उठा रहा है और हम्म। उसको एक व्यवसाय बनाने का सोचा। तो अभी क्या है और ऐसी क्या खास बात है, क्यों आपके, और कहाँ पे है वो, जिससे कि एटलीस्ट जो लोग सुन रहे हैं और लोकल हैं या कभी विजिट करेंगे वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी कॉफ़ी ट्राई करें। तो थोड़ा उस बारे में अपना बताइए। तो क्या था कि मैं जिन दिनों फैक्ट्री जाता था, मेरी फैक्ट्री लगभग मेरे घर से 95-96 किलोमीटर दूर होती थी। तो मैं रोज गाड़ी चला के जाता था, रोज गाड़ी चला के आता था, और बार बार ये सोचता था कि कोई ड्राइव थ्रू होता तो मैं कॉफी पीता। हम्म। 5-6 साल 7 साल हो गए, कोई ड्राइव थ्रू बना नहीं। मैंने जब सोचना शुरू किया तो मैंने रियलाइज करा कि इंडिया में कॉफी का टारगेट मार्केट छोटा है, और अब अगर हम ड्राइव थ्रू खोल के बोले कि सिर्फ गाड़ी वाला पिएगा तो वो और छोटा हो जाता है। वो सोचते सोचते मेरे को रियलाइज हुआ कि लेकिन ये जो ड्राइव थ्रू है ये सब कैटेगरी है। मेन कैटेगरी ग्रैब एंड गो है, टेक अवे। और वो प्रेमिस बहुत रियल था कि ग्रैब एंड गो की नीड है और इंडिया में कोई प्रॉपरली कर नहीं रहा। जब इस थॉट के साथ मैंने कॉफी कैफे मॉडल के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कैफेज जिस तरीके से अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करके चला रहे हैं ये सही नहीं है। हम्म। ऐसे पैसा नहीं बनेगा, ऐसे तो ये पैसा खोते रहेंगे। अब अगर आपके पास 30 लोगों के बैठने की जगह है और 3 टेबल पे लोग लैपटॉप खोल के बैठे हैं और एक कॉफी लेके बैठे हैं अगले 4 घंटे, तो वो तो टेबल गया, आपका तो सेल लूज हो रहा है।
फिर उसके बाद जो कॉफी की कॉम्प्लेक्सिटी थी, जितनी भी इंटरनेशनल और अमेरिकन चेन्स इंडिया में आई हुई हैं, ये वही मेन्यू जो अमेरिका में सर्व करते हैं इंडिया लेकर आया हुआ है। इतनी कॉम्प्लेक्स कॉफी, इसमें विप्ड क्रीम है, इसमें शुगर है, इसमें फला, इसमें ढमका। मैं कहा यार, इंडियन कंज्यूमर ना इतनी कॉम्प्लेक्स रेसिपी को समझता नहीं नहीं है समझ पाया और कल्चरल बोल भी नहीं डिफरेंस। पाता है। हम्म। हाँ, बोल भी नहीं जावा पाते। चिप, मोकाचिनो, फ्रैपेचिनो, इतने सारे नाम जुड़ जाते हैं, बंदा कहता है यार ये तो है ना वो। आपने पिक्चर देखी थी वेणुगोपाल अय्यर? नहीं। उसमें एक वो डायलॉग है ना, वो कहता है गोवा कितनी दूर है, कहता है जी नाम बताते बताते आ जाएगा। तो कहता है अच्छा नाम बताओ। तो कहता है हाँ। अय्यर, कहता है वेरी गुड, कहता है वेणुगोपाल अय्यर। वो अच्छा वो अच्छा, हाँ वो वाली मूवी मुत्तु देखी है। स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, हाँ कहता है हाँ। चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणु। वो तो ये कॉफी का इन्होंने वो हाल कर रखा है, हाँ। नाम इतने कॉम्प्लेक्स। और एसेंशियली है क्या, कॉफी को एक बेवरेज कैटेगरी वाली प्लेसमेंट मिली हुई थी। हम्म। एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि यार दिस इज नॉट समथिंग जो इंडियन कंज्यूमर अंडरस्टैंड या रिलेट कर पा रहा है, एक बड़ा छोटा सेगमेंट शायद फिर कर दे। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि रेंटल बहुत हाई देना पड़ रहा है, क्योंकि हम्म। कॉफी एक डिजर्ट कैटेगरी में प्लेस हो गई थी। तो कॉफी हाँ, इंडिया में आपके घर के पास नहीं मिलती, मॉल में मिलती है या हाई स्ट्रीट में जाके मिलती है। या साउथ क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिलेगी मे बी, क्योंकि वहां पे साउथ ज्यादा कॉफी का चलन है। साउथ इंडिया के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं। अच्छा। मैं पहले नॉर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो हम्म। इसमें क्या हो रहा था कि ज्यादा लोग कॉफी पी नहीं रहे थे, तो कॉफी हम्म। कैफेज जो थे वो अपनी कॉफी की प्राइस बढ़ा रहे थे। अब अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उनको हाई पेइंग कस्टमर चाहिए, जो घरों के पास ना मिलके प्रीमियम मॉल्स में और हाई स्ट्रीट्स में मिल रहा था। प्रीमियम मॉल और हाई स्ट्रीट में अगर आपने बड़ा कैफे बनाना है तो रियल एस्टेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और अब बड़े। हाँ। और बढ़ जा रही थी। तो प्रीमियम रियल एस्टेट में प्रीमियम कस्टमर हम्म। को केटर करना है, तो स्टाफ की भी ट्रेनिंग बड़ी हाई होनी चाहिए, तो स्टाफ की सैलरी भी बहुत हाई होने लग गई। टू जस्टिफाई हाई कॉस्ट ऑफ कॉफी ऑफ वन कैपेचिनो, इतना तामझाम करना पड़ गया इनको, हम्म। कि जिसकी वजह से कॉफी इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली एक डिजर्ट कैटेगरी की तरफ पुश होने लग गई। तो हमने इसी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ठीक करते हैं हम्म। एंड फिगर आउट करते हैं कि कहाँ पे क्या करने से एक बैलेंस मॉडल बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स एकदम से नहीं बढ़ेंगे। जस्ट बिकॉज मैंने 10,000 स्क्वायर फुट की कॉफी शॉप बना दिया तो वो भर नहीं जाएगी। तो टू तो हमने नंबर ऑफ गेस्ट या एवरेज डेली ऑर्डर्स की एक स्टडी करके रिवर्स पीएनएल बनाई, कि हम्म। इसके इस सेल के बेसिस पे पीएनएल बनाते हैं। जब वो बन गई, फिर उस पीएनएल ने हमें बताया कि अच्छा अब आप रियल एस्टेट इतने की अफोर्ड कर सकते हो, स्टाफिंग इतने की अफोर्ड कर सकते हो, मशीनरी इतने की अफोर्ड कर सकते हो। एंड देन द होल मॉडल ऑफ कोबीज केम अबाउट। सो कोबीज इस मंथन के बाद जो बन के निकला, वो एक स्मॉल फॉर्मेट कॉफी शॉप की चेन है। हर कॉफी शॉप में कोबीज की लगभग 10 से 15 लोगों के बैठने की जगह होती है। हम्म। क्विक कॉफी सर्व होती है, अगर आप वहां आते हो तो आपको बहुत देर लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ता। अगर आपके आगे 4 लोग भी हैं तो आपकी बारी लगभग 4 मिनट में आ जाएगी। आप कॉफी मांगते हो, आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर सर्विस कर दिया जाता है। एक गैप जो हमने और आइडेंटिफाई किया था कि ये जितनी भी मल्टीनेशनल कॉफी चेन्स थी, इनकी फूड की क्वालिटी बहुत खराब थी। बहुत सारी चेन्स तो ऐसी थी जो आज भी फ्रोजन फूड ही दे रही हैं। फ्रोजन फूड लेते हैं, माइक्रोवेव में अवन में डालते हैं और दे देते हैं। वही हमने कहा ये यही एक हमें चलन है ना अमेरिका का। चलन है अमरी, ये सारा का सारा पंगा ही वहां से चलता हुआ आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार हम ये काम नहीं करेंगे, हम्म। हमें फ्रेश फूड देना है। अब फ्रेश फूड में हम वहां पे कुक नहीं कर सकते, लेकिन सेम डे प्री कुक्ड 2 बैचेस में हमारे वहां पे खाना आता है। लाइव फ्रेश सैंडविच की असेंबली होती है, फ्रेश उसके अंदर वेजिटेबल्स डलती हैं, फ्रेश लेटर्स, फ्रेश टमेटो, फ्रेश अनियंस, फ्रेश ब्रेड आपके सामने अवन में बेक करी जाती है और आपको सर्विस किया जाता है। एवरी डे बेकरी आती है, बेकरी से रोज प्रोडक्ट आपको वहां पे फ्रेश मिलता है। दैट इज जो हमने क्रैक किया। ये क्रैक करने से हमने ये देखा कि हमारे एक छोटे से कैफे में वही सेल आने लग गई जो शायद एक दूसरे ब्रांड के हमारे से डबल साइज्ड कैफे में आती थी। हमारा कोई भी कैफे 300 और 400 स्क्वायर फुट के बीच में होता है। हमारे इस 300 से 400 स्क्वायर फुट वाले कैफे में वो सेल आने लग गई, वो प्रॉफिटेबिलिटी रादर आने लग गई, सेल नहीं बोलूंगा, वो प्रॉफिट आने लग गया जो शायद एक 600-700 स्क्वायर फुट की दुकान पे आता था। वो ऐसे हुआ हम्म। क्योंकि मैंने दुकान जैसे ही छोटी करी, रेंट घट गया। जब मैंने सिर्फ वहां पे 10 या 12 लोगों के बैठने की कैपेसिटी बनाई, तो मेरे को स्टाफ नहीं रखना पड़ा जो उनको केटर करेगा, तो मेरी हम्म। स्टाफ क्वांटिटी ऑफ स्टाफ घट गया। मैंने जैसे ही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड था, जैसे ही ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करी, मेरी स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट एंड एवरेज सैलरी बिल घट गया। हम्म। उसके बाद जब, और अगेन फैक्ट्री माइंडसेट था
से आया था तो साइकिल टाइम्स की आदत थी। मैंने साइकिल टाइम जब फूड पे इम्प्लीमेंट करे तो सर्विस की स्पीड तेज हो गई। तो जब मैं सर्विस तेज देने लग गया तो जो गेस्ट कैफे में आते हैं वो कंज्यूम भी फटाफट करके जाने लग गए। जाने लगे तो और गेस्ट की हमारी गति भी टेबल बढ़ गई। टर्न हाँ, हमारी टेबल टर्नओवर। टर्नओवर और तेज हो गई। व्हाट वी रियलाइज वाज कि ये छोटी छोटी कॉमन नॉलेज, कॉमन सेंस जो मेरे पास उस वक्त मैं लगा सकता था, जो लगा के हमने डिसीजन लिए, उनके बेसिस पे हमें प्रॉफिट आने लग गया। हमारा ब्रेक इवन नंबर बहुत लो रह गया। आप मानोगे इस बात को कि जब हमने पहला कैफे खोला था, हम एक ब्रांड न्यू ब्रांड थे। हमने कोई मार्केटिंग नहीं करी थी, हमने सिर्फ अपना कैफे खोल दिया था। हमने कोई इश्तिहार नहीं निकाले, हमने कोई पैम्फलेट नहीं बांटे, कुछ नहीं किया। हमारा पहला कैफे लगभग लगभग 70 दिन में ब्रेक इवन कर गया। हमने जब अपना दूसरा कैफे खोला वो 27 दिन में ब्रेक इवन कर गया। अब ये कैसे हो रहा था? हमने कोई चमत्कार नहीं किया था। हमने कॉस्ट फ्रंट पे इतना काम कर रखा था कि वो पीएनएल और उन डिसीजंस ने उस पीएनएल को ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट कर दिया। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? प्रॉफिट एंड जैसे लॉस अगर स्टेटमेंट, किसी को नहीं पता। हाँ, ठीक है, हाँ। करेक्ट। अच्छा। तो अब जो है हमारे कैफेज जल्दी ब्रेक इवन होने लग गए। तो इससे हुआ क्या कि हमारे पे ये प्रेशर नहीं आ रहा कि हर महीने कंपनी में पैसा डालो। हाँ, बट लेट मी से कि ये जो प्रॉफिट आया ये ऑपरेशनल लेवल पे, कैफे लेवल पे था। सेंटर लेवल पे ऑफ कोर्स वी आर अ स्टार्टअप, तो हम पैसे अभी भी लूज कर रहे हैं। बट हमारे माइंड में अब ये प्रेशर नहीं है कि कैफे पैसे बना रहा है कि नहीं बना रहा, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं चल रही पैसे की। अब हमें ये टेंशन नहीं है। अब अगर हम 100 कैफे भी खोल देते हैं एक ही दिन में, तो हमें ये पता है उस 100 से पहले जितने खोले थे वो पैसा खो नहीं रहे। सो वी कैन स्केल विद कॉन्फिडेंस कि पीछे पैसा खो नहीं रहे। हाँ, बनेगा धीरे धीरे मगर खो नहीं रहे। सो अगर कोई मेरे से पूछता है कि हमने कॉफी मॉडल में ऐसा यूनिक क्या किया, तो डेफिनेटली वन, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो इंडियन कंज्यूमर और इंडियन गेस्ट के हिसाब से एकदम करेक्ट है। कॉफी का मेन्यू बिल्कुल वैसा है जैसा उसको समझ आता है। फूड प्रेफरेंस और क्वालिटी बहुत हाई है एट द प्राइस एट विच वी सर्व दिस फूड। एंड सेकेंड, ऑन द बिजनेस साइड हमने ये फिगर आउट कर लिया कि कॉफी के धंधे में पैसा कैसे कमाते हैं स्केलेबिलिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक्चुअली इस बात में मुझे ध्यान आया और काफ़ी लोग इसको रेजोनेट भी करेंगे कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो जब मैंने मेनू देखा ये बड़े बड़े शॉप्स में जाके, तो देखो, मैं मुझे नाम नहीं बड़ा, ले सकता, आप तो ले सकते हो। हाँ, तो मैं सोच रहा था क्या बताऊं इनको कि ये बता दूं कि भाई मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। करेक्ट। मतलब, तो मुझे एक बंदा मिला वहाँ पे जो देसी लग रहा था, तो मैंने बोला कि भाई क्या आप इंडिया से? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उनको साफ साफ बताया कि भैया मैं हाँ, पहली बार आया हूँ, इसमें इतनी सारी दिख रही है और मुझे पता नहीं क्या लेना है। इनको ये बता दो कि कोल्ड कॉफ़ी, या मुझे बता दो कि इसमें से कोल्ड कॉफ़ी कौन सी है या बिल्कुल जो पास में है। तो उसने बताया कि वो सब ये फ्रैपेचिनो और ये सब। ओरिजिनल फ्रैपेचिनो। हाँ, लेकिन मज़ा तभी आता है जब मैं इंडिया जाता हूँ। और अब तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मुझे कोबीज जाना है, लेकिन जब पहले, अगर मैं उधर गया, लेकिन जब मैं जाता था तो मैं वो वाली चेन तलाशता था जहाँ मैं पहले पिया था और याद करने की कोशिश, थोड़ा नॉस्टैल्जिक। हाँ, ये कॉफ़ी थी जो मुझे पसंद थी। तो इस पे क्वेश्चन ये है कि आपने ये बता तो दिया मॉडल और ये सब बहुत बढ़िया है, ऐसे लोगों को सोचने का मिलेगा मौका। लेकिन अब मॉडल बता दिया है, लेकिन हर कोई, जैसे आप पहले बता रहे थे कि बिजनेस तो खोलेगा नहीं, हम्म, उनको बढ़िया कॉफ़ी चाहिए। हम्म, तो अब मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी को कोबीज की कॉफ़ी पीनी है हम्म। तो वो कहाँ जाए? अभी आप किस शहर में हैं, कितनी ब्रांच है और कौन सी जगह पे है? सो कोबीज के अभी दो आउटलेट्स हैं। एक हाँ। दिल्ली में साकेत में है। आप हम्म, गूगल मैप्स पे कोबीज डालोगे KOBYS तो वो दिखा हम्म, देगा। दूसरा वाला हमने अभी सितंबर 2024 में खोला है गुड़गांव में, सुशांत लोक वन में। अच्छा। एंड 2025 में हम 3 से 4 कैफेज और खोलेंगे, और गुड़गांव और साउथ दिल्ली के बीच में ही खोलेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, जब अगली बार आते हैं तो ज़रूर मिलना होगा, और एक कॉफ़ी के ग्लास के साथ और गिटार के साथ क्या अरे हंड्रेड कॉम्बिनेशन परसेंट आएगा, मज़ा आ जाएगा। तो आई हंड्रेड थिंक हम परसेंट लोग तो बात कर सकते हैं बहुत काफ़ी लंबे समय तक, बट अभी हमें यहाँ पे विराम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मनन, बहुत मज़ा आया बात करके, और मज़ा तो ये आया कि हाँ, अपनी मातृभाषा में बात हो रही है बहुत। तो जो लोग सुन रहे हैं ये पहला एपिसोड, मैं हमेशा मानता हूँ कि पहली चीज़ जो करो वो हमेशा याद रहती है, तीसरी हाँ, चौथी चीज़ इतनी याद नहीं रहती है। तो आज मज़ा तो खूब आया, और आशा करता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
अगर उनको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो मैं और बनाऊंगा, क्योंकि अ, हम जानते हैं कि हाँ अपने मन का भी करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो दर्शक हैं जो किस टाइप का कंटेंट और किस टाइप की बातें चाहते हैं। और अगर आपके पास कुछ और भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मनन भाई, कुछ पार्टिंग थॉट्स, कुछ चीज़ जो नहीं बात रह गई है या जो आपको साझा करनी है यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं। देखो, लोग ना पैशन शब्द को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। हम्म, आज का जमाना ऐसा है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, ये सब बहुत बोलते हैं। और पैशन वर्ड को ना बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। हम्म, मैं उसको आपके लिए सरल कर देता हूँ। आप लाइफ में जो भी करो, वॉट एवर इट इज, कुछ भी हम्म, करो, चाहे आपका निजी लाइफ का कोई एक्टिविटी है, प्रोफेशनल लाइफ की कोई एक्टिविटी है, आपको वो काम उस वक्त करने में मजा आना चाहिए। अगर आपको उसमें मजा आ रहा है तो जिस राह पे आप चल रहे हो ठीक है। और ठीक राह पे अगर चल रहे होगे तो दो रिएक्शन बड़े परफेक्ट होंगे, कि दिन में टाइम पे भूख लगेगी और रात में टाइम से नींद आ जाएगी। अगर बहुत ये चीजें हो रही हैं तो जिस राह पे चल रहे हो वो राह भी ठीक है। और अगर उस राह पे चलते हुए मजा आ रहा है तो मैं कहता हूँ आपसे ज्यादा खुशकिस्मती कोई नहीं। बहुत बढ़िया, और यही मज़ा आप सबको देना चाहते हैं। वाई नॉट यार, बिल्कुल। हाँ, हमारे बस में हो तो हम खुशियां ही बांटी फिरे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। खुशियां बेचनी आ जाएं तो पुड़िया में बांध के खुशियां ही बेचूं। बहुत बढ़िया, और लोग के भाई मज़ा आ गया। तो तो इसी के बाद हम अपने वार्तालाप, अपने कन्वर्सेशन को विराम देते हैं। मनन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कभी आगे जाके हम फिर से बात करें, तब हमें सुनाई दे कि हाँ अभी आप ऐसा काम कर रहे हो कि एक जर्नी भी, एक सफ़र भी फॉलो होगा। और हम एटलीस्ट मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके कॉफ़ी के बिजनेस के लिए, आपका संगीत के प्रति रुचि, और जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो लाइफ में आपको मिले। और इसी के साथ धन्यवाद। डन जी।